एक विशाल और भव्य इमारत होती है, वो एक नींव पर खड़ी रहती है। नींव के पत्थर दिखते तो अपने को नहीं है, लेकिन वो पूरी इमारत का भार ढोते हैं। वैसे के वैसे इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत से नींव के पत्थर होते हैं, जो इसको अक्षुण्ण बना के रखते हैं और दिखते नहीं वो। दूसरे शब्दों में कहें तो जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोग हुए हैं, उसी परंपरा को जो आज भी आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं में से एक है श्री अजीत डोभाल। ये भारत भूमि वीरों की प्रसूता भूमि है। इसमें वीर हमेशा जन्म लेते रहते हैं और अलग-अलग क्षेत्र में अपना एक रोल अदा करते रहते हैं। अपना भी फिर हक बनता है कि उनके जीवन पर चर्चा करें, जो अपने पास जानकारी है उसको आगे बढ़ाएँ ताकि लोगों को पता चल सके और आज के युवा भी ये पहचान सके, इस दौर में अपना आइडियल कौन होना चाहिए। आज अजय डोभाल की 77 वर्ष की आयु है। इस आयु में अधिकांश लोग उठ भी नहीं पाते हैं। खड़ा करने के लिए भी 2 लोग होते हैं। आँखों से रोशनी ओझल हो जाती है, कान सुन नहीं पाते हैं। लेकिन अजय डोभाल जब सुबह उठते हैं तो इस प्रण के साथ कि आज शाम को जब मैं सोऊँ, उससे पहले देश हित में कोई ना कोई अपना एक अहम रोल अदा कर दूँ। आप अपने आस-पास देखते हो अनेक लोगों को 60 साल की आयु होती है सेवानिवृत्ति की। जब 50 से आगे बढ़ते हैं, तो भी उनके अंदर निष्क्रियता का भाव एक घर कर जाता है कि अब लास्ट दशक अपने तो आराम से कोई रिस्क नहीं लेना, नौकरी पकानी है और 60 साल की आयु में रिटायर्ड होके आराम से पेंशनभोगी बन के जीवन गुज़ारना है। बच्चे सेटल हो गए, शादी हो गई है। कोई उनके अंदर आगे करने का या कुछ देश के प्रति सोचने का कोई नज़रिया नहीं। बस खाओ, पियो, कमाओ और निकल जाओ। ऐसे नहीं होता है। देश आज अजीत डोभाल जैसे लोगों से ही आगे बढ़ता है। इस श्रृंखला में भी अनेक से लोग हैं, लेकिन आज अपन अजीत डोभाल के बारे में चर्चा करेंगे। अजीत डोभाल का जन्म 1945 के अंदर हुआ था, उत्तराखंड में। फिर उन्होंने अपनी स्कूलिंग है, वो राजस्थान से की। जो कॉलेज की शिक्षा है, वो उन्होंने उत्तर प्रदेश आगरा से की और बाद में 68 में वो आईपीएस बन गए और उनको केरल कैडर अलॉट हो गया। इतनी छोटी आयु में ही उन्होंने पूरे उत्तर से दक्षिण तक भारत को देख लिया और प्रत्यक्ष भी कर लिया। केरल के बाद केरल में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और बाद में 1972 में दिल्ली आ गए और यहाँ पर उनकी नियुक्ति आईबी में हो गई। अपने 37 साल के पुलिस करियर में उन्होंने पहले 7 साल ही वर्दी पहनी। उसके बाद वो 30 साल जासूसी की दुनिया में रहे और उसमें भी 20 और 25 साल उन्होंने गुमनामी में गुजारे हैं। ये तो 1999 का जो कंधार अपहरण कांड हुआ था, उसके बाद वो मीडिया में एक चेहरा बने और बाद में आज सोशल मीडिया के माध्यम या कहीं न कहीं आप उनके बारे में पढ़ते रहते हो। अभी तो वो बहुत बड़ी पद पर हैं, लेकिन उनके पहले उनका जो जीवन कैसे गुज़रा है, वो अपन आज बता रहे हैं। जब वो 1972 में दिल्ली आ गए थे और उनकी नई-नई शादी हुई थी, उस समय मिज़ोरम में बहुत बड़ा टेंशन चल रहा था और वहाँ एक बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी की हत्या हो गई थी। अब मिज़ोरम कोई जाना ही नहीं चाह रहा। तब अजीत डोभाल खुद आगे आए और वो मिज़ोरम गए और उस समय वहाँ एक बहुत बड़ा सरगना था लाल डेंगा। उस लाल डेंगा के जितने भी कमांडर, टॉप कमांडर हैं, उनको अपनी तरफ मिलाया और उनको बताया कि देश हित में रहना ही आपके हित में है। बाद में लाल डेंगा ने भी सरेंडर कर दिया और मुख्य धारा में आ गए और बाद में वो मिज़ोरम के सीएम भी बने थे बाद में। ये उनकी पहली जीत थी। इसके बाद उन्होंने सिक्किम में जो विवाद था उसको सुलझाया। बाद में आपको पता ही पंजाब में खालिस्तान कितना मजबूत हो गया था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, लेकिन ब्लू स्टार के बाद वहाँ शांति हुई नहीं थी। बहुत से लोग वापस जाके वो अमृतसर स्वर्ण मंदिर में बैठ गए थे। वापस से एकदम टेंशन का माहौल हो गया था। तब जिम्मेदारी वापस एक बार मिली थी अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल वहाँ गए और वहाँ एक रिक्शे वाले बन के रहे और वो अमृतसर स्वर्ण मंदिर के आस-पास घूमने लगे। वहाँ जो अमृत स्वर्ण मंदिर के अंदर जो खालिस्तानी थे, उनको भी शक हो गया कि ये वेशभूषा, रहन-सहन और पहले भी इसको कभी नहीं देखा, ये नया आदमी लगता है और उन्होंने उनके ऊपर निगाह बैठा दी। ये अजय डोभाल को पता चल गया, तो खुद ही आगे चलकर उनसे मिलने चले गए और उन्होंने कहा, "आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है। मैं कोई यहाँ का लोकल रिक्शे वाला नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हुआ आईएसआई का एजेंट हूँ।" ये उनकी डेयरिंग देखो कि मतलब खुद का जीवन एकदम संकट में डाल दिया और उनको जैसे-तैसे करके उनको मना लिया और जो अंदर से जो भी जानकारियाँ थी, वो बाहर लेके आए और फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था। और इस महान योगदान के लिए पहले आईपीएस थे जिनको शांति काल का सर्वोच्च पदक कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। इसके बाद तो एक से एक उनके जीवन की श्रृंखला आगे बढ़ती रही। हाँ, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ, अजीत डोभाल ने जितने भी आज अपन जानकारी दे रहे हैं और मैं आपको घटनाएँ बता रहा हूँ, वो उन्होंने कभी भी ऑन कैमरा स्वीकार नहीं की थी या कहीं लिखी नहीं है। ये तो कहीं न कहीं फैक्ट है और बाद में दूसरे जो उनके साथ लोग काम करते हैं, उनके मार्फत आई जाते हैं। 1-2 घटना के ज़िक्र उन्होंने ऑन द कैमरा किया था, बाकी सबका उन्होंने डिनाई किया। ये उनका बड़प्पन है, महानता है कि उनको काम का श्रेय लेने की होड़ नहीं है। वो अपना लगातार पर्दे के पीछे काम करते जाते हैं। इसी कारण तो महान है और अपन आज उनकी महानता की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने इन किसी भी घटना का
खुद कभी न तो अपने मुंह से जिक्र किया और न ही उन्होंने स्वीकार किया। यहाँ हो गई। उसके बाद खालिस्तान ने 91 में रोमानिया के एक राजदूत थे, उनका अपहरण कर लिया। उसको भी उन्होंने बहुत बखूबी से सफल अंजाम दिया और उस रोमानिया वाले राजदूत को छुड़ाया। ये तो उनकी घटना हो गई। इसके बाद उनका और बड़ा रोल बढ़ गया और 90 के बाद आपको पता है, अभी कश्मीर फाइल आपने देखी होगी। कश्मीर में बहुत ज्यादा तनाव फैल गया। पाकिस्तान यहाँ खूब सारा पैसा भेजता और जो पाकिस्तान के जो युवा है उनका ब्रेन वॉश करता और भारत के खिलाफ दहशत फैलाता। पत्थर फेंको, कुछ भी मतलब कश्मीर में शांति नहीं रहनी चाहिए। तब अजीत डोभाल वहां गए और वहां एक बहुत बड़ा सरगना जो पूरा इस लीड कर रहा था, उसका नाम था कुक्का पारे। उस कुक्का पारे को भारत की ओर मिला लिया। उसके साथ 250 लोगों ने भारत के पक्ष में सरेंडर कर दिया और वो भारत के पक्ष में हो गए। और बाद में जो 1996 के चुनाव हुए थे, उसमें कुक्का पारे ने खुद की पार्टी बना के वहां का एमएलए भी बन गया। हालांकि बाद में उसको 2003 में पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी थे, उन्होंने एम्बुश लगा के खत्म कर दिया था। लेकिन अजीत डोभाल की बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद उनका और अहम रोल बढ़ता है। आपको पता ही होगा, 1999 में एक भारत का विमान था जो काठमांडू से भारत आ रहा था। उसको पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने की जो मुख्य वजह थी, उसमें मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का भी सरगना है, उसको रिहा करवाना। और उनकी डिमांड थी कि कम से कम 100 आतंकवादियों को रिहा किया जाए और $200 मिलियन और भी अनाप शनाप डिमांड। तब भारतीय सरकार ने 3 लोगों की कमेटी बनाई थी। उस 3 लोगों में सबसे महन जो रोल अदा करने वाले थे, वो थे अजीत डोभाल। अजीत डोभाल उस 100 लोगों से और $200 मिलियन की मांग से सिर्फ 3 लोगों पे आ गए और उन 3 लोगों को रिहा किया गया। बाकी भारतीय लोगों को भी सकुशल वापस ले आए थे। वो विमान यहाँ से अपहरण करके वो कंधार लेके चले गए थे। उसमें एक व्यक्ति सिर्फ, जो नितिन रुपिन कत्याल नाम था उनका, जो गुड़गांव के थे, वो नई नई शादी हुई थी और नेपाल में हनीमून मनाने गए थे। उसकी उन आतंकवादियों ने हत्या कर दी। जो हत्यारा था उसका नाम था जहूर इब्राहिम। इसकी भी घटना भी आपने पढ़ी होगी कि अभी कुछ ही समय पहले कराची में 2 अज्ञात बाइक सवार आए और जहूर इब्राहिम, जो अपना नाम बदलकर कराची में एक फर्नीचर की दुकान चला रहा था, उसके सिर में वैसे ही गोली मारी गई जैसे लादेन के सिर में और फरार हो गए। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत की ओर से हुआ था, अपने को तो क्या पता। अजीत दा के भी जलवे हैं। इसका अपन तो कोई रिपोर्ट तो है नहीं, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। लेकिन अजीत डोभाल की खासियत है, दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बड़ी शिद्दत से निभाओ, क्योंकि वो मोदी के साथ रहते हैं। ये अंजाम उन्होंने दिया था। चलो, विमान अपहरण हो गया। उसके बाद वो 2004-5 में आईबी के चीफ बने और 5 में रिटायर्ड हो गए। रिटायर होने के बाद भी वो खूब सारा पढ़ते और मीडिया में बहुत सारे ब्लॉग लिखते रहे। 2009 में उन्होंने विवेकानंद फाउंडेशन करके एक कोई ग्रुप बना लिया था, उसके मार्फत काम करने लगे। और जब मोदी जी वापस आए तो उनको फिर से एक बार काम करने का अवसर मिला। 2014 में उनको भारत का एनएसए, 5वें एनएसए बने थे वो। और जैसे ही वो 2005 में बने थे और उसके तुरंत बाद ही आपको पता है आईएसआईएस उसमें कितना मजबूत हो गया था। उसने इराक पर भी बहुत कब्जा कर लिया था और भारत की 46 नस्लों को उसने बंधक बना लिया। इराक की सरकार की बिल्कुल एकदम पंगु होकर बैठी थी आईएसआईएस के सामने। और आईएसआईएस का वैसे ही भारत के प्रति बहुत बुरा नजरिया था और उसको मौका मिल गया कि अब भारत को अपने मन माफिक शर्तें मनवाने का। लेकिन अजीत डोभाल वहां गए और उनके पास एक मैसेज पहुंचाया कि अभी तो आप इराक से लड़ रहे हो, फिर भारत से लड़ना पड़ेगा और ये बदलता हुआ भारत है, मोदी का भारत है, देख लो। तो उन्होंने तुरंत ही उन जो 46 भारतीय नर्सें थी उनको पहुंचा दिया उनके पास सुरक्षित और वो भारत में आ गए। अजीत डोभाल की जीवन की ये छोटी छोटी घटनाएं मैंने आपको बताई है। इस व्यक्ति ने देश के हित में कितना कार्य किया, ये एक रिसर्च का विषय है। और आगे जो आ रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए भी वो एक आइडियल है। और जो स्टूडेंट और जो देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, उनके लिए हमेशा अजीत डोभाल जैसे लोग आइडियल होने चाहिए। जो व्यक्ति हर क्षण हर पल इस देश के लिए मेरा क्या एक बहुत बेहतरी के लिए योगदान हो सकता है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता कैसे अक्षुण्ण रह सके और देश की जनता कैसे अमन और चैन से रह सके। हाँ, इसके अलावा एक और, अजीत डोभाल 2 देशों में भारत के राजदूत रहे थे। एक तो पाकिस्तान में और एक इंग्लैंड में। जो पाकिस्तान में राजदूत रहे थे उसी दौरान वो कुछ समय उन्होंने जासूसी में भी गुजारा था। ये इस घटना का जिक्र उन्होंने खुद किया था कि एक बार जब वो लाहौर में थे और मतलब भिखारी के वेश में बैठे थे, तो वहां से एक पाकिस्तानी व्यक्ति गुजर रहा था। उन्होंने उनको पहचान लिया। जब पहचाना तो उन्होंने कहा, आप हिंदू हो? तो अजीत डोभाल ने कहा, नहीं मैं तो मुस्लिम हूँ। कि नहीं नहीं, हिंदू हो। तो जो पकड़ने वाला आदमी वो उनको अपने साथ
उनके घर ले गए। अजीत डोभाल भी एकदम सकपका गए कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा आपके कान छिदे हुए हैं और मैं खुद भी पहले हिंदू था, आप इनका सर्जरी करवा लो नहीं तो आपकी और आपत्ति हो सकती है। इस घटना का उन्होंने ज़िक्र किया था कि एक आदमी आज आईपीएस है, एक छोटे से जिले से उनकी पोस्टिंग होती है तब तो एडिस चोटी जोर लगा लेता है नेताओं के आगे पीछे घूमने के, मुझे वापस जिला मुझे मैं लाइमलाइट में रहूं, कैसे क्रीम पोस्टिंग हो। और एक व्यक्ति जो इतना सीनियर होने के बाद भी एक भिखारी के रूप में देश हित के लिए काम कर रहा है, ये बात कोई छोटी नहीं है। एक अपन कान से एक डायलॉग के रूप में सुन के आगे निकाल दें। जब वो वहां पर भिखारी बन के बैठे थे उस समय उनका कैडर आईजी स्तर का हो चुका था। और आईजी स्तर का आदमी क्या है, कहीं क्लबों में जा रहा है, कहीं कैसे। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, लेकिन अधिकांश ऐसे भी होते हैं कि उसकी आगे पीछे नौकर-चाकर और अपने जीवन को कितनी बार उन्होंने दाँव पर लगाया है। जब मिज़ोरम हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे जे-एंड-के विमान अपहरणकर्ता, वो ऑपरेशन ब्लैक थंडर में खुद आगे बढ़ के चले गए और उसके बाद भी वो पाकिस्तान में एक भिखारी बन के बैठे हैं कि इस देश के लिए कोई सूचना मिल जाए और मैं कुछ कर दूँ। तो ये भावना है, ऐसे लोगों को याद करना और अपने ज़हन में रखना अपना भी एक दायित्व बनता है। और इसी कड़ी में मैंने आपको जो मेरे पास संक्षिप्त से जानकारी थी, आपसे साझा की और आपको भी इस जानकारी को आगे सब लोगों को देना चाहिए कि जो देश के अंदर देश के लिए मर मिटने वालों का जज़्बा